हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि 11th चैप्टर है ये, और चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का लेक्चर जो होने वाला है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है, जो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज कुछ नए चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और इत्मीनान से क्या करें, सीखने की कोशिश करें। आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है, हेडिंग लगाएंगे सब लोग, फटाफट क्या लगाएंगे, हेडिंग लगाएं। क्या चीज़? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज का हेडिंग है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग बोलते हैं आई, या कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये आज का हेडिंग है, सबको दिख रहा है ना? सही है। तो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, इसका मतलब होता है आयनन एंथैल्पी। पढ़ चुके हम लोग आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करना। मतलब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आयोनाइजेशन का जो वैल्यू था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़े इसके पिछले लेक्चर देख लेंगे। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब बताए थे, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एनर्जी देना पड़ता है। क्या चीज़? ऊर्जा देना पड़ता है, और उस ऊर्जा का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वहाँ पे बताया गया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? न्यूट्रल गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ सीख चुके थे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो पहला जो कारक है, एक नंबर जो है, ये है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। तो पहला जो कारक है ये है आपका एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु का आकार। परमाणु का क्या चीज? आकार। साइज का मतलब आकार होता है, यानी कि परमाणु का आकार। ठीक है, तो एटॉमिक साइज तो आप देख चुके थे, आप पढ़ चुके हैं कि ग्रुप के अंदर जब हम लोग टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसे हेलिना का रब से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजे, ऐसे करके कुछ, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। एटम का साइज कब बढ़ता है? जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसका सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है? जैसे कि आप लोग को पता है हेलिना के रब से फरियाद। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका कितना है? 3 है, इसका कितना है? 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है, और इसका कितना है? 87 है। तो हाई जंप ले रहा है एक ही बार क्या हो रहा है? सीधा बढ़ रहा है। यानी कि इसमें 1 सेल होगा, इसमें 2 सेल होगा, इसमें 3 सेल होगा, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल है, इसमें 6 सेल है, और इसमें 7 सेल है। यानी कि इसका देखा जाए तो इसमें देखिए तो एक हुआ न्यूक्लियस और एक हुआ सेल। इसका देखा जाए तो एक न्यूक्लियस, एक सेल, 2 सेल हो जाएगा। इसका देखा जाए तो ये हुआ न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। उसी प्रकार इसका देखिएगा तो ये न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, और ये क्या हो जाएगा? चौथा। तो ऊपर से नीचे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब हुआ कि ये हुआ न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है
इसके बीच का डिस्टेंस r क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपको पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो दूरी बढ़ रहा है, तो दूरी जब बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है। सबको दिख रहा है ना वहाँ तक जी। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे एटॉमिक साइज में क्या समझना है आपको। देखिए तो ऐसा हम बता चुके हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। घटता क्यों है, साइज बढ़ने के कारण। क्योंकि देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए आपका पहला सेल है और ये दूसरा सेल है और ये तीसरा और ये आपका क्या है, चौथा सेल है। ठीक है, इस टाइप के। तो कहने का मतलब ये तो हो गया न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्रोटॉन है। बाकी पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए और एक एटम छोटा है, मान लीजिए एक एटम है, मान लीजिए लिथियम, तो ये न्यूक्लियस है और ये आपका हो गया पहला सेल और ये हो गया आपका दूसरा सेल। ठीक है, कंपेयर करके बताते हैं आपको। तो कहने का मतलब एक एटम ये है और ये एटम ये है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और दूरी जब बढ़ गया, आर का वैल्यू जब बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो घट जाता है। आकर्षण बल क्या होता है बच्चे, घट जाता है। और घटने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या देंगे, एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव का मतलब हट जाएगा। तो समझने की कोशिश करें। अब इससे, अब यहाँ पे देखिए इसका दूरी, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। हम चाहते हैं ये दूरी देखिए r है, हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, रिमूव करें। क्या करें, रिमूव, इसको रिमूव करें। तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी देना पड़ेगा। जिसको ये एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, इसी एनर्जी को बोलते हैं, ये जो एनर्जी यहाँ पे देंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा जो दिया जाएगा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा जो दिया जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों तो नज़दीक है, और जब नज़दीक है तो क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। जैसे आपका पापा आपका घर में, तब मनमानी उतना नहीं कर पाएंगे। यही पापा कहीं चल गए बाहर कुछ दिन के लिए, मनमानी आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, चूंकि दूरी बढ़ गया है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए ये दोनों के बीच का दूरी बहुत कम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को अपनी ओर जो है मजबूती से खींच के रखेगा, एकदम पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा। तो यदि पकड़ के रखा है मजबूती से, उसको हम छुड़ाना चाहेंगे तो आसानी से छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा, आसानी से नहीं छूटेगा। तो कैसे छूटेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। तो भाई तो फैक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ना, कि फैक्टर पढ़ रहे हैं कि कब जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा। आसानी से कहने का मतलब क्या, कम से कम ऊर्जा में निकलेगा। और कब जो है ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो देखिए एक केस हमें पता चला भाई कि जब एटम का साइज बड़ा हो जाता है ना, जब एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तब जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। जैसे कभी कभी सुने होंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली में देखते होंगे, जितना ज़्यादा बड़ा फैमिली हो जाता है, सबको मेंटेन करना, सबको एक बॉन्ड में बांध के रखना, सबको सब पर दृष्टि रखना, ये थोड़ा मतलब मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार। आप देखिए यहाँ पे देखिए, इसका नज़दीक है सब आस, तो कहने का मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो है मजबूती से, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, स्टेबल। तो जो जितना स्टेबल ज़्यादा रहेगा उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे जैसे एटम का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना बात तो समझ में आ गया ना कि भाई परमाणु का आकार, आप तो याद कर रखना है आपको कि यदि आपसे पूछ दे कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक बताइए,
तो एक बात तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, क्या चीज़? एटॉमिक साइज। तब बोलेगा कि एटॉमिक साइज में क्या रखा है, तब बोलिएगा भाई एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो एटम का साइज कब बढ़ता है? जब सेल का संख्या बढ़ता है। तो एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। कोई पूछेगा बच्चा क्यों घटेगा? चूंकि बोलिएगा कि साइज बढ़ने से उसका जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ जाता है, और दूरी जब बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है? आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल कम हो जाएगा बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत मजबूत बॉन्डिंग है, और जिसके साथ आपका बॉन्डिंग है, आप तो समझ रहे हैं ना, अब जिसके साथ आपका कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, अब मान लिया जाए आपके साथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो कोई तीसरा आदमी उसको, कोई दूसरा जो है उसको भगा के नहीं ले जा सकता है आपसे। अब मान लिया बॉन्डिंग कमजोर है तो कोई भगा के ले जा सकता है। तो कहने का मतलब ये घर की बात बता रहा है। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा जो है आपको बहुत ही मतलब अनुशासन में रखते हैं, और कोई दूसरा बच्चा बाहर से आता है, आपको बोलेगा चलो यहाँ ये वो करो, फालतू काम करो, तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। यही माता पिता आपका लूज है, एकदम एक बार कॉल करेगा आप निकल के भाग जाइएगा। तो वही बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज, तो क्या बोलिएगा? द वैल्यू ऑफ, लिखिए सब लोग, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases with increase in atomic size। एटॉमिक साइज कितना बढ़िया। तो सीधा मतलब क्या है? परमाणु के आकार बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या बात है। तो क्या है यहाँ पे? परमाणु के आकार बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्यों घटता है ये पहले बता दिया आपको। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? शॉर्टकट या क्या याद रखना है कि यदि एटॉमिक साइज, यानी कि आपको याद रखना है एटॉमिक साइज जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इन्वर्सली मतलब एक बढ़ता तो दूसरा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो आई समझ में आ रहा है क्या? मतलब एटॉमिक साइज यदि बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी घटेगा। अब मान लिया आयनन एंथैल्पी घट रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, वाइस वर्सा। समझ में आ गया ना? यानी कि एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का जो आकार होता है, एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? परमाणु का आकार जो है। आयनन एंथैल्पी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई। आयनन एंथैल्पी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई। क्या होगा? घट जाएगा। पहला बात समझ में आ गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था आयनन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पहला जो कारक है एटॉमिक साइज पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ, एटॉमिक साइज पर भी निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? आयनन एंथैल्पी। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। और मतलब अंग्रेजी में है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आता है ना? किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नए नए नाम है, नए नए सुन रहे हैं आप, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं भाई, है ना? तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आ जाइए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या है? दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो लिखेंगे दूसरा जो फैक्टर है आपका
वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नाभिकीय आवेश। दूसरा क्या है आपका? नाभिकीय आवेश। तो सेकेंड जो टर्म है वो है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नाभिकीय आवेश। ये भौ है, भौ फॉर भवन, नाभिकीय आवेश। यहां तक दिख रहा है सबको? दिख ही रहा होगा, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नाभिकीय आवेश। आवेश मतलब समझ में आता है? आवेश जैसे आपका मोबाइल क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब आपका बैटरी डाउन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? चार्ज करो, चार्ज करो, जल्दी फटाफट चार्ज लगाओ। मान लीजिए 2% बैटरी बचा हुआ है, क्या बोलते हैं? चार्ज लगाओ, चार्ज। और जब 100% हो जाए तो बैटरी क्या बोलता है? फुल चार्ज, मतलब पूर्णतः आवेशित, आवेश। तो देखिए आवेश का नेचर जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस, मतलब नाभिक में रहता है। और नाभिक का जो आवेश होगा उसी को क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई? तो नाभिकीय आवेश तो हम पीरियड में देखते हैं, पीरियड में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए सोडियम, मतलब एक उदाहरण, जैसे सोडियम होता है, उसके बाद क्या होता है? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, इस तरह से जाता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको। एक पीरियड ले, हम थर्ड पीरियड मान ले रहे हैं। कौन सा पीरियड ले रहे हैं? एक थर्ड पीरियड एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। थर्ड पीरियड मतलब समझा रहे हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, होता है ना। अब देखिए इसका परमाणु संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया आपका 20। ठीक है। अब देखिए बच्चे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो क्या लिखते हैं? नियॉन और 3s1। इसका क्या लिखेंगे? इसका भी नियॉन और 3s2। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन और 3s2 और 3p। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन और 3s2 और 3p2। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन, 3s2 और 3p3। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन और 3s2 और 3p, 10 2 12 4 16। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन और 3s2 3p5। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन आर्गन है तक ना। इसका क्या लिखेंगे? नियॉन 3s2 और 3p6। तो ये है आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये है कहाँ से जाता है? 11 से लेके 18 तक। ये क्या हो गया आपका? थर्ड पीरियड एलिमेंट। आपको आवेश के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ये हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं, रेडियस वगैरह जो पढ़ाए थे बताया गया था। ठीक है। अब देखिए सब में जो मैक्सिमम सेल है बच्चे 3 दिखेगा। कितना दिखेगा? 3। मैक्सिमम सेल सबके पास कितना है? इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 3 3 3 3 है। सबके पास कितना है मैक्सिमम सेल? 3 है। सबके पास मैक्सिमम सेल कितना है? 3 ही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए सोडियम में, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है। इसमें कितना प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन है। इसमें 13 प्रोटॉन है, मतलब 13 प्रोटॉन। इसमें आपका जो इसमें जो है इसमें कितना है? 14 प्रोटॉन है।
इसमें कितना है 15 प्रोटॉन है, इसमें कितना है 16 प्रोटॉन है, इसमें कितना है 17 प्रोटॉन है, और इसमें कितना है 18 प्रोटॉन है। लेकिन इसका फिगर जब बनाया जाएगा तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हुआ पहला सेल, और ये हुआ दूसरा, और ये हुआ तीसरा। यानी कि सब में 3 ही सेल है, सब में 3 ही सेल है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो साइज में कोई परिवर्तन नहीं है, साइज में उस तरह कोई परिवर्तन, इससे साइज घटता है, वो इधर से इधर आते हैं तो क्या होता है साइज आपका घटता है। तो देखिए दो कारण आपको मिल सकता है। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे तो होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण, देखिए प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण होता है बहुत ही जबरदस्त होता है। अब बहुत जबरदस्त होने के कारण क्या होता है, जब खिंचाता है इलेक्ट्रॉन किधर नाभिक की ओर तो उसमें संकुचन होता है। संकुचन मतलब वो सिकुड़ता है, क्या होता है सिकुड़ता है, तो आकार क्या होगा घटेगा। इसलिए याद रखेंगे आप लोग, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आकार छोटा हो जाता है। और आपको पता है जब आकार छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी फैक्टर देखे थे कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज, तो पहला यहाँ पे कारण, यहाँ पे हम लोग फोकस करें न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं ग्रेजुअली लगातार बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है आपका, लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ने के कारण आपका जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लगातार बढ़ेगा, लगातार क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या सीख मिला हमें, यहाँ से हम लोग सीखें कि भाई जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। तो इसलिए हैंस क्या होगा, आयोनाइजेशन, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज। इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या सीखे कि भाई न्यूक्लियर चार्ज, यदि आपसे आप पूछेगा कि नाभिक की आवेश बढ़ने से, नाभिक का आवेश बढ़ने, तो यहाँ पीरियड के लिए वैलिड है सिर्फ ओनली फॉर पीरियड। तो नाभिक आवेश, नाभिक की आवेश जब बढ़ता है तो आप क्या बोलिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तब बोलिएगा बढ़ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, यानी कि आई इंक्रीजेज with increase in nuclear charge। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, क्या हो गया न्यूक्लियर चार्ज। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो दूसरा फैक्टर आपको मिल चुका है, दूसरा कारण आपको मिल चुका है कि घटेगा कि बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ता है तो बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ आयनाइजेशन यानी कि आयनन एंथैल्पी यानी कि आई भी बोल सकते हैं इसको, का मान, वैल्यू का मतलब मान, नाभिकीय आवेश बढ़ने, नाभिक की आवेश बढ़ने के साथ बढ़ता है। नाभिक के आवेश बढ़ने के साथ क्या होता है जी, बढ़ जाता है। इसका सीधा मतलब होता है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज को एनसी भी बोलते हैं, न्यूक्लियर बम का नाम सुने का, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर जो चार्ज है इसको हम एनसी बोल देंगे तो कोई दिक्कत है का, नहीं ना,
न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका सीधा मीनिंग क्या होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर मुंडी है, तीर का निशाना ऊपर मतलब बढ़ेगा और नीचे मतलब घटेगा। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ फैक्टर आपको बताने की कोशिश करें कि भाई जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान कब बढ़ेगा कब घटेगा, है ना, ये आपको बता रहे। इसी को तो बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द। कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है बोर्ड में, बोर्ड या फिर आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है 11th का, कि भाई बताओ आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन सा है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, समझाने की कोशिश। वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, so the value of ionization enthalpy increases with increase in nuclear charge। इसका मतलब होता है कि भाई क्या होता है कि नाभिक के आवेश बढ़ने से क्या होता है कि नाभिक और जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यानी कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है एटम का, और ऐसे भी पता है आपको साइज जब छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान हम लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सबको समझ में आ गया। इसको क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 3 नंबर बताते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा हम लोग पता कर सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी ज़्यादा कम होगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईसी। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं ना तो 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक हाफ फील्ड होता है, एक होता है फुल फील्ड। जैसे मान लीजिए आपका डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 घर है। इसको ऑर्बिटल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। और डी में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 1 5, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में। खाली डी का बात नहीं है, जैसे कि आपका क्या होता है एस पी डी एफ होता है, तो एस में मैक्सिमम कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें 10 और इसमें 14। तो इसको अभी क्या बोला जाएगा, फुल फील्ड। इस तरह के कंडीशन को क्या कहा जाता है, फुल फील्ड कहा जाएगा। अब मान लीजिए एस में 1 है, पी में 3 है और डी में 5 है, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ फील्ड। अरे जितना होकर आधा कौन सी बोलता है उसको, हाफ फील्ड, हाफ बोलता है, आधा बोलता है, तो इसको बोलता है हाफ फील्ड। तो ये हुआ फुल फील्ड, एफ एफ मतलब फुल फील्ड हुआ, एच एफ का मतलब हाफ फील्ड हुआ। ये है हाफ फील्ड और ये है आपका फुल फील्ड। यहाँ जैसे ऑर्बिटल होता है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता करेंगे, हम उदाहरण से भी बता देंगे। फर्स्ट चांस हम समझ लेते हैं कि याद रखिएगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो जैसे फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये दोनों ही क्या होता है, ये दोनों ही होता है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है अत्यधिक
अस्थाई होता है, बहुत ज़्यादा अस्थाई होता है। अत्यधिक अस्थाई का मतलब ज़्यादा अस्थाई होता है। अब भाई ज़्यादा अस्थाई होगा तो ज़्यादा अस्थाई होगा तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या कहा गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा अस्थाई होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक के लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई का मतलब समझ में आ गया सबको ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई फॉर फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। मतलब क्या बोल सकते हैं, पूर्ण भरित कक्षक, पूर्ण भरित का मतलब पूरा भरा हुआ हो, पूर्ण भरित कक्षक एवं अर्धभरित कक्षक के लिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। अब ये अलग बात है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा या हाफ फील्ड अनस्टेबल ज़्यादा होगा या फुल फील्ड, तो याद रखिएगा फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, लेकिन अदर केस में दोनों का ही वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल जब आ जाए तो क्या होता है, उसका आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। एक उदाहरण से समझाते हैं, फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या बोल रहा है, पूर्ण भरित कक्षक एवं अर्धभरित कक्षक के लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज़्यादा। तो अभी आपको बताए भी थे, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, तो जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, तो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है उसका आधा इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड, या फिर पूरा रहे तो फुल फील्ड। जैसे डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे फुल फील्ड, और यदि 5 है तो उसको बोलेंगे हाफ फील्ड। जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड और 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड। जैसे पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 रहेगा तो क्या होगा, फुल फील्ड, और कितना रहेगा, 3 रहेगा तो हाफ फील्ड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें। इसका उदाहरण देख लेते हैं फटाफट। तो ये तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखना पड़ेगा जब आप लोग डिसाइड करेंगे कि भाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंडीशन, एटॉमिक साइज देखना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज देखना पड़ेगा किस बेस पर दिया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे भी। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन है, इसका 7 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अब इसका दोनों में यदि आपको पूछेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होना चाहिए, तो देखिए पीरियड में हम लोग पढ़े थे, मतलब थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो कोई भी बोलेगा ऑक्सीजन का होगा, लेकिन हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसको डिसाइड करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो इसका 7 होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, हीलियम, क्योंकि 3 से 10 के बीच क्या होता है, 1s2 की जगह क्या लिखते हैं, हीलियम। जैसे हम लोग लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 3। इसी को शॉर्टकट आपको बताए थे कि 3 से 10 के बीच हीलियम होता है तो हीलियम ले लेंगे, बाहर कितना बच रहा है, 2s2 2p3। ये हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये तो फुल फील्ड है, ये क्या आपका फुल फील्ड है, एफ का मतलब फुल फील्ड है, और ये आपका क्या है, एच का मतलब हाफ फील्ड। ठीक है, ये क्या है आपका 2p3 क्या है आपका हाफ फील्ड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे एस में कितना कक्षक होता है, 1, एस में 1 ऑर्बिटल होता है। बोलिएगा ये सब कहाँ से लिख रहे हैं,
तो आप सेकेंड चैप्टर को देख लीजिए, सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का खासियत यही है कि इसलिए हम लोग सीरियल वाइज पढ़ना चाहिए। सीरियल वाइज इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में जाता है। जैसे आप सेकेंड चैप्टर पढ़े ना, तो सेकेंड चैप्टर का यूज कहीं न कहीं थर्ड चैप्टर में है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ सीखना था, सेकेंड चैप्टर में, तो उसका यूज यहाँ पे है। ऑर्बिटल वगैरह कहाँ सीखे थे, सेकेंड चैप्टर में, यहाँ पे नाम आ रहा है ऑर्बिटल। अब मान लिया कोई सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़े, डायरेक्ट मुंह उठा के चलाएं का तीसरा चैप्टर पढ़ने, तो बाहर में जाओ, कोई उपाय नहीं है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जब भी पढ़ते हैं आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश कीजिए, विशेषकर केमिस्ट्री, तभी कुछ समझ में आएगा। लेकिन मान लीजिए पहला चैप्टर छूट गया, दूसरा चैप्टर भी छूट गया, और तीसरा में एकदम टुकुर टुकुर चश्मा लगा के देख रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है, टाइम वेस्टिंग। इसलिए आप लोग मतलब दिया हुआ पूरा लेक्चर है आपका यूट्यूब में, आप उसको खोल के देख सकते हैं और सीरियल वाइज पढ़ें भाई। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मान लिया आज का लेक्चर, कल इसके पीछे वाला लेक्चर जो नहीं पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाए थे। मान लिया कोई स्टूडेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पढ़ के डायरेक्ट पढ़ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उनको भी डाउट हो जाएगा कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अरे बुड़बक, इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसको देखिए। इसलिए केमिस्ट्री में यदि आपको केमिस्ट्री सीखना है, सीधी सी बात है, तो आपको सीरियल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दुनिया का इंद्र भगवान भी आ जाएंगे ना, विष्णु भगवान आपको पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री डायरेक्ट। मान लिया जाए दूसरा चैप्टर मान लिया नहीं पढ़े और तीसरा पढ़ने लगे, या तीसरा चैप्टर में पीछे का लेक्चर नहीं देखे, एक ही बार अगला लेक्चर देख रहे हैं सीरियल वाइज, तब भी आपको नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, ये बात को भूलेंगे नहीं। अब देखिए एस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ये कहाँ पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, तो एक होता है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे, और एक रहता है ऐसे। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर पढ़ाए थे तो सिखाए थे वहाँ ऑर्बिटल के बारे में। तो पी में कितना घर होता है, 3 घर होता है। इसको ऑर्बिटल, इस घर को क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। जिनको नहीं पता है तो याद कर लें, एस में 1 घर होता है, पी में 3 घर होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 ही है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब पहले क्या हुंड ने क्या बोला, हुंड ने कहा था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना और फिर बचेगा तो दोहराना। तो भाई पी में तो मैक्सिमम 6 अटता है, लेकिन है कितना 3, तो एक एक भरेंगे हम लोग। अब देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। होना चाहिए कितना, यदि 6 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रहता, यदि 6 रहता तो ये फुल फील्ड हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है कितना 3 है, तो ये क्या रह जाएगा, आधा भरित, अर्ध भरित। इसी को बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में। हम डिसाइड कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो इसका यदि हम लिखें तो 1s2 2s2 2p6, 2p कितना हो जाएगा 4, चूंकि 8 ही है। अब कोई पूछेगा ये कैसे लिख रहे हैं सर, तो ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ना था। अब देखिए इसको शॉर्टकट यदि लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, चूंकि 3 से 10 के बीच क्या होता है हीलियम, तो 8 तो 10, 3 से 10 के बीच आ रहा है, तो हीलियम हो गया 2s2 और 2p4। अब s में एक ही घर होता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई s में कितना घर 1, p में कितना घर 3, चाहे इलेक्ट्रॉन जितना भी रहे घर कितना होगा 3, और जितना भी नहीं रहेगा मैक्सिमम 6 ही रहता है। तो 2s2 और 2p कितना दिया हुआ है 4, 2s2 और 2p 4, ठीक है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और एक 3 हो गया, एक और बच रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे घर कितना है 3 है, तो एक एक डाले तो एक एक हो गया। लेकिन एक घर में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, तब दोहराएंगे ऐसे हो जाएगा। बोलिए सर इधर से नहीं दोहराएंगे, नहीं, रूल्ड आउट। अब देखिए ये क्या है, ये ना तो हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो हाफ फील्ड और 6 रहता तो फुल फील्ड। तो ये क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटली फील्ड, अधूरा है। ये क्या इनकम्प्लीटली फील्ड का मतलब यहाँ सीधा क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, अधूरा, पूरा नहीं, हमारी अधूरी कहानी, वही अधूरा है। ये क्या आपका अधूरा, ना पूरा, आधा है ना पूरा है, ना आधा है ना पूरा है, तो उसको क्या बोलते हैं अधूरा। ना आधा ना पूरा, ना आधा ना पूरा, उसी को क्या बोलते हैं अधूरा। तो ये क्या है आपका अधूरा है। अब बेटा आप बताओ
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आयनन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होना चाहिए, आप ही बताइए। क्योंकि अभी अभी आप पढ़े थे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। बहुत ज़्यादा स्थायी का मतलब होता है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है। जब मुश्किल काम है तो आप ये दोनों में कंपेयर यदि करने बोलेंगे तो यहाँ थ्योरी तो फेल होगा ही, क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। यदि बुड़बक लोग कोई बोलेगा डायरेक्ट बिना पाव हाथ का तो क्या बोलेगा, भाई पीरियड में क्या होता है जब हम लोग आप ही तो बोलेगा यही कि सर आप ही ने बताए थे कि जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप बताए थे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, मतलब उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ना चाहिए, एटम का साइज भी छोटा हो जाता है। अरे बोलो भाई तो बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है कि भाई फुल फील्ड रहेगा और हाफ फील्ड रहेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो रहेगा ना, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन रहेगा। तो कहने का मतलब एक्सेप्शन में यहाँ पे देखा जाए रियलिटी इसका क्या है, रियलिटी क्या है भाई, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा। कोई पूछे काहे ज़्यादा हो गया, जबकि थ्योरी बोलता है लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज भी छोटा होगा, साइज भी क्या होगा, साइज मतलब आकार भी छोटा होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन का कम। क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। क्या भी सीखे हम लोग, यही ना केमिस्ट्री में दिक्कत है। बोलता कुछ और है फिर मुकर जाता है, कहीं कहीं, हमेशा नहीं मुकरता है, हर एक जगह नहीं मुकरता, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है बात से मुकर जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। थम ले बेटा थम ले, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन यही है क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चीज, वही पढ़े थे कि भाई जब हाफ फील्ड रहेगा ना या फुल फील्ड रहेगा तो मोस्ट स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा होगा बताइए, बताएं फटाफट। तो भाई आंसर तो यहाँ मिल जाएगा आपको। क्या आंसर होगा, यानी कि आई देखा जाए, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए तो नाइट्रोजन का ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन और ऑक्सीजन का कम, ऑक्सीजन का क्या। ये क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। हो माय गॉड, अब तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता करते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड, मोस्ट स्टेबल। लेकिन यहाँ पीरियड का एलिमेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। यदि समझ में आ गया तो कमेंट करें, शेयर करें जल्दी जल्दी वीडियो को, ठीक है। खाली देखते मत रहें। दूसरी बात है एक्सेप्शन का मतलब, अब यहाँ कोई पूछेगा सर एक्सेप्शन का मतलब कुछ ही होता है। अरे भाई अपवाद, अपवाद क्या होता है, अपवाद। अपवाद का मतलब जानते हैं ना, जो नियम कानून का पालन नहीं करता, उल्लंघन करने वाला, उल्लंघन करने वाला। जैसे मान लीजिए क्लास में मास्टर जी बोल रहे हैं चुपचाप पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो मन से, और ये खुजर बुजुर कर रहा, मतलब ज़्यादा कुलफाती कर रहा है, तो क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है। तो वही लोग लात खाता है, यही लात खाया ना, लात खाएगा, कस के लात खाएगा। क्यों, चूँकि उधर वो हम लोग सीखे थे कि जब पीरियड में लेफ्ट से राइट आएंगे तो क्या होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, साइज छोटा होगा। और जब साइज छोटा है तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, इसलिए थुराता है ये लोग। और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन लिख देते हैं। समझ में आ गया। जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए दो चीज़ और बताते हैं, अब हो जाएगा। देखिए शायद कितना नंबर पहला देखे थे एटॉमिक शायद न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद देखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका शायद होगा 4 नंबर ना। 4 नंबर हम लोग अभी देखेंगे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्ड का मतलब कवच होता है। शील्ड मतलब क्या होता है, कवच। जैसे पुराने जमाने में लोग लड़ने जाते थे तो यहाँ पे लगाते थे, यहाँ पे लगाते थे, सीना पर मेटल का लगाते थे, माथा में पहनते थे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कवच, शील्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। परिरक्षित भी बोलते हैं, ठीक है, परिरक्षित। क्या बोला जाता है, परिरक्षित, है ना, कवच भी कहा जाता है। तो इसको आप बोल सकते हैं परिरक्षित,
जिसको कवच भी कहा जाता है या आवरण। स्क्रीन मतलब पर्दा होता है ना जी, इसको आवरण भी बोलते हैं। आवरण मतलब ढकने वाला। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, है ना। तो इसका क्या होता है, परिरक्षित को हम कवच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवच, कवच। और इसको हम लोग पर्दा भी बोलते हैं, पर्दा। जैसे अभी बताया, जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये पांचवा सेल, लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ जो सबको अट्रैक्ट करने वाला जो रहता है वो कौन रहता है? वो रहता है आपका पेरेंट, यानी कि न्यूक्लियस रहता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है। अब दूरी देखा जाए ये दोनों का, तो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो दूरी ज़्यादा, पहले तो क्या है, दूरी ज़्यादा है, लेकिन इसका ये पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे पहले किसको खींचेगा? बगल वाला को, नज़दीक है इसको सबसे पहले खींचेगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर यहाँ का। तो बाकी जो चार्ज जो है इस पे जो नहीं पहुँच पा रहा है, इसका पूरा प्रभाव इस पर क्यों नहीं पहुँच रहा है? चूँकि बीच में क्या होता है? बिचौलिया। बीच में क्या होता है? बिचौलिया। जैसे आप समझिए, मान लिया जाए हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो दुकान से खरीदते हैं, तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से सामान उठाए डायरेक्ट तो थोड़ा कम दाम में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बिचौलिया के थ्रू खरीदेंगे, छोटे छोटे जो आपका जो है सेलर होता है उससे खरीदेंगे, तो प्राइस क्या होगा? वही चीज़ का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दूरी बढ़ गया। दूरी क्या हो गया आपका? बढ़ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, तो आखिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसका फुल आवेश यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि बीच में ये क्या कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। बीच में स्क्रीन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है, पर्दा का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? पर्दा का काम कर रहा है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियस जो है इसको जो है पूरा ताकत से अपनी ओर खींच नहीं पाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? जब नंबर्स ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। नंबर्स ऑफ सेल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो नंबर्स ऑफ सेल जब बढ़ेगा तो इसका मतलब साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो यहाँ पे अभी देखे थे कि जो बीच वाला इनर सेल जो होता है उसको स्क्रीन कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल के लिए। बाह्य कोश के लिए जो आंतरिक सेल है उसको क्या कहा जाता है? मतलब उसको कहा जाता है आपका स्क्रीन कहा जाता है। तो स्क्रीन मतलब समझे ना? स्क्रीन मतलब समझे। जैसे मान लिया जाए हम बाहर क्यों नहीं देख पा रहे हैं, सपोज कीजिए बाहर हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। स्क्रीन का काम है। सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट हम पे, जब रूम के अंदर रहते हैं तो डायरेक्ट हमको क्यों नहीं पड़ता है, हमारे तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि वो छत है, छत आने नहीं दे रहे थे। छत किसका काम कर रहा है? स्क्रीन। उसी प्रकार जब हम लोग पानी पड़ रहा होता है, छाता लेकर बाहर जाते हैं तो हम क्यों नहीं भीगते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक पर्दा का, कवच का काम कर रहा है। कौन? छाता आपका। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप मन से नहीं पढ़ पा रहे अपने दोस्तों की वजह से, तो यहाँ पे मतलब जो आपका जो दोस्त है स्क्रीन का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। तो स्क्रीन का मतलब पर्दा, पर्दा का मतलब रुकावट, उसको शील्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्डिंग। मान लिया कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो, कोई गोली मारेगा तो गोली अंदर नहीं जाता है। क्यों? किसके कारण? स्क्रीन के कारण। मतलब यहाँ पे जो है शील्ड के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ भी शील्डिंग प्रभाव होता है। तो इनर दो तरह के सेल होते हैं, एक इनर सेल होता है, एक आउटर मोस्ट सेल होता है। मतलब एक अंतः कोश होता है, एक बाह्य कोश होता है। तो बाह्य कोश के लिए स्क्रीन का काम कौन करेगा? अंतः कोश करेगा। तो यहाँ सीधा पता चलता है कवच प्रभाव कब पड़ता है? बढ़ता है जब सेल की संख्या बढ़ जाता है। भाई सेल की संख्या बढ़ेगा तो कवच प्रभाव बढ़ने से, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से, सीधा याद रखना है, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घट जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया द वैल्यू of ionization enthalpy decreases with increase in shielding effect. Shielding effect यानी कि
परिरक्षित प्रभाव बढ़ने से आई यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। क्या होता है बच्चे? घटेगा। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा, अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर्स ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ सेल बढ़ेगा, तो आपका आई का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ऊपर है मुंह, इसका मतलब बढ़ेगा, तो आई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए लिख ले। चलिए लास्ट चीज आपको बताने जा रहे हैं। ये 5वां नंबर जो है वो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए 5 नंबर जो है आपका क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखते हैं ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है। अब देखिए बच्चे होता क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, ये चौथा सेल है, ये मान लीजिए 5वां सेल है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, सभी जगह क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब इस न्यूक्लियस के द्वारा कितना इसके तक पहुँच पाता है। जैसे हम बिहार की बात करें या कोई भी स्टेट की बात करें, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, CG है ना, और ये मान लीजिए 1 करोड़ दिया है, 1 करोड़ दिया है, फंडिंग किया है किसी काम के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसी गांव के विकास के लिए कितना दिया? मान लीजिए ये रोड वगैरह पानी में 1 करोड़। लेकिन यहाँ से, और ये मान लीजिए गाँव है, ये क्या आपका गाँव है, ठीक है, विलेज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलेज। यहाँ से दिया गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके द्वारा दिया गया 1 करोड़ रुपया। और यहाँ बीच में क्या है? बीच में जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपका, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है? ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद फिर आपका क्या बोलते हैं? पंचायत आएगा, वार्ड आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा। तो ये बिचौलिया है। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया? 1 करोड़। कितना दिया? फंडिंग किया 1 करोड़। लेकिन गांव में आते आते मान लिया जाए आपका जो है 50 लाख बच गया। कितना बच गया? 50 लाख। तो यही इफेक्टिव जो मनी होगा या इफेक्टिव फंडिंग कितना होगा? ये 50 लाख ही होगा, क्योंकि बाकी कहाँ चल गया? स्क्रीनिंग में चला गया। बाकी कहाँ चला गया? 50 लाख क्या हो गया? खा गया। 50 लाख क्या हो गया? खा गया। और यहाँ तो जानबे करते हैं इतना ज़्यादा करप्शन भरा हुआ है कि खाने पीने में ही निकल जाता है। कोई भी फंडिंग का यूज ठीक से होता नहीं है, चूँकि बिचौलिए पड़े हुए हैं। जितने भी मतलब बीच वाला जितने भी आता है, जैसे DM हो गया, इधर मुख्यमंत्री हो गया, मतलब जो भी चीज़, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो बीच में करता है, बीच में क्या होता है? गायब होता है। तो इफेक्टिव मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से 1 करोड़ दिया गया, लेकिन अंतिम यहाँ कितना पहुँचा? मात्र 50 लाख पहुँचा। तो इफेक्टिव फंडिंग जो होगा इस गांव के लिए कितना होगा? 85 लाख ने। ये गांव वाला कितना बोलेगा? थोड़े बोलेगा 1 करोड़ दिया है। ये कितना, जितना इसके हाथ में आएगा वही ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ का वही बात यहाँ पे है। इसके पास लाख चार्ज है, इसके पास बहुत चार्ज है मान लीजिए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे जितना पहुँचेगा ट्रांसफ़र होगा चार्ज, जितना मजबूती से इसको, जितना जोर से इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही नहीं महसूस करेगा। जितना मजबूती से इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि जितना इसको भाग में मिलेगा उतने ही ये बताएगा ना। तो जो इसको मतलब ये इसके द्वारा कितना चार्ज महसूस कर रहा है, मतलब आकर्षित करने में कितना आवेश महसूस कर रहा है बाहर का इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि द नेट चार्ज और रियल चार्ज, द नेट चार्ज और रियल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द, एक्सपीरियंस मतलब महसूस करना, एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या चीज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलेंगे। तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, तो याद क्या रखना है? बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है
वो न्यूक्लियस का कितना आवेश को महसूस करता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लिखेंगे द नेट चार्ज और रियल चार्ज विच इज द नेट चार्ज और रियल चार्ज ऑफ ए न्यूक्लियस या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द नेट चार्ज और रियल चार्ज एक्सपीरियंस्ड by the outermost cell electron of the nucleus of an atom is called effective न्यूक्लियर चार्ज। तो जो अभी समझाया गया वही यहाँ पे लिखे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम जेड स्टार से भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जेड स्टार। ठीक है। द नेट चार्ज मतलब होता है वास्तविक आवेश होता है, या रियल चार्ज भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब महसूस होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, किसी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा महसूस किए गए नाभिक के वास्तविक आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो क्या बोलिएगा? किसी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस या अनुभव भी बोल सकते हैं। महसूस या अनुभव, महसूस ही ठीक रहेगा। महसूस किए गए नाभिक के वास्तविक आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। हो गया। तो याद रखिएगा, किसी परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस किए गए नाभिक के वास्तविक आवेश को, यानी कि नाभिक के पास जितना भी चार्ज हो, लेकिन आउटर मोस्ट सेल तक कितना पहुंच रहा है, तो जितना वो फील करेगा, जितना वो एक्सपीरियंस करेगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? आपका वास्तविक आवेश बोलते हैं। वास्तविक आवेश को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभावी या नाभिकीय आवेश बोलते हैं। प्रभावी या नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, आप लिख लेंगे फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले फटाफट से। हो गया? देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ना तो है ना आपको, तो ध्यान से समझ। तो जितना फैक्टर्स था सब बता दिया आपको कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बता दिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ याद रखिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा है तो आई भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका हिंदी क्या होता है अभी लिखवाए थे, प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको
याद रखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड स्टार से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जेड स्टार। तो जेड स्टार बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, है ना। तो जेड स्टार को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज या टोटल न्यूक्लियर चार्ज, कुल नाभिकीय आवेश भी बोलते हैं इसको, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ, इसी को परमाणुओं की संख्या भी बोलते हैं या प्रोटॉनों की संख्या भी बोलते हैं। और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़? सिग्मा। क्या पढ़िएगा इसको? सिग्मा पढ़िएगा। और ये सिग्मा क्या है? सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखेंगे, जेड माइनस सिग्मा। कभी कभी सिग्मा को, ये जो सिग्मा है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग सिग्मा को कभी कभी एस से भी इंडिकेट किया जाता है। सिग्मा की जगह कभी कभी क्या लिखा रहेगा? एस। एस क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बजाय कभी कभी क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। यहाँ पे लिख दे रहे, ये बात एक ही। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड ई डबल एफ बराबर जेड माइनस एस। तो जेड ई डबल एफ दोनों क्या है? जेड स्टार लिखिए या फिर जेड ई डबल एफ, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है आपका? जेड स्टार बोले या जेड ई डबल एफ बोले, एक ही बात है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो कहने का मतलब हुआ आज हम लोग इस तरह से क्या देखें, आज पूरा का पूरा समाप्त कर दिए क्या चीज़? फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो 5 चीज़ बताया गया। पहला था आपका एटॉमिक साइज, दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। फिर क्या आया? इसके बाद फिर पढ़ाया गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसी में फिर क्या पढ़े? आपका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक फार्मूला कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ऐसे भी लिख सकता है, जेड माइनस एस लिख सकता है या जेड माइनस सिग्मा। दोनों क्या है आपका? सेम है। एस और सिग्मा यहाँ दोनों सेम है। दोनों को क्या पढ़ाया जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या पढ़ाया जाता है? स्क्रीनिंग। तो सिग्मा बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं? एस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सकते हैं शेयर करें, ताकि जितने भी 11th के बच्चे उसको लाभ हो सके। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो भी लेक्चर देखते हैं, जो भी चैप्टर का लेक्चर, तो सीरियल वाइज देखें। क्या देखें? सीरियल वाइज, तभी आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री। अदरवाइज समझने का कोई गुंजाइश नहीं है, कितना भी माथा पटक ली। चूँकि आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जब पिछला आपको पता ही रहेगा तो अगला कैसे पता चल सकता है? केमिस्ट्री है, दूसरे टाइप का सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान में रखें, खोपड़ी में बैठा लें आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे लेक्चर समाप्त करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।